जैसी आम फिल्मी और ड्रामाई कहानियां होती हैं, वैसी ही अरीबा महमूद की थी। सब बड़े बहन भाई शादीशुदा, सिर्फ वो बाकी थी। अब्बा दिल के मरीज तो थे ही, 2 माह में हेपाटाइटिस बिगड़ने की रिपोर्ट्स भी मायूसी वाली थी। कई जगह बात शुरू हुई और हर जगह पर बात बनते बनते बिगड़ गई। बस देख के जाते, फिर नंबर बंद मिलता, या जिनके वसीला से अरीबा को देखने आए होते उनकी ज़बानी इनकार भिजवा देते। फिर अब्बा को फालिज का अटैक हुआ। अस्पताल में सूरज तुलू होता, वहीं पर उनकी ज़िंदगी का सूरज भी गुरूब हो गया। लेकिन मरने से 4-6 रोज़ कबल अस्पताल में पुराने कारोबारी साथी मिल गए। वो कैंसर के मरीज थे और बेटे की शादी का फ़र्ज़ अदा करके सुरखरू होना चाहते थे। उनके भी सभी बच्चे शादीशुदा थे, बस इस एक बेटे और उससे छोटी बेटी के अलावा। बीवी 2 साल कबल अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। अस्पताल का अमला ही रिश्ता तजवीज़ होने से निकाह तक का गवाह बना। फिर वहीं निकाह के छुआरे बटे, वहीं 3-3.5 तोले सोना और 1.25 लाख रुपया हक महर तय हुआ। वहीं से अरीबा की रुखसती हुई। उसके वलीमा की सुबह अब्बा भी आन जहानी हुए। नई जिंदगी की शुरुआत इस कदर दिल दहला देने वाली थी कि वो दिन रात रोते बिलखते दिल को काबू करने में लगी रहती। अजनबी लोग, नामानूस लहजा, मुख्तलिफ तौर तरीके, घर का नक्शा भी अजीब घुमन घेरियों वाला था। कई दिन पता ही न चलता था कि किधर से दाखिल होगी तो कहाँ से निकलेगी। दोनों नंदों और तीनों जेठानियों के बच्चे, नाम याद करती तो चेहरे भूल जाते, चेहरे याद करती तो नाम जहन से निकल जाते। खुदा खुदा करके ये मरहले तय हुए तो सबसे कठिन मरहला उसकी सबसे छोटी नंद मदीहा शफकत का पुरस्रार वजूद। बचपन में दाई टांग पोलियो का शिकार हो गई। 4 साल बाद चिकन पॉक्स का ऐसा हमला हुआ कि हमेशा के लिए चेहरे पर निशान छोड़ गया। एहसास कमतरी ने लुकनत की मरीजा भी बना दिया। माँ की हथेली का शाला थी, लेकिन उनका लाड प्यार और अब्बा की छप्पर छाँव भी उसे जिंदगी के मामूलात में शरीक न कर सकी। घर के हर मामले में वो अमली तौर पर किनारा कुश रहती, लेकिन हर छोटे से छोटे मामले में उसकी ज़बान खूब जोहर दिखाती। पहले भाभियाँ पीछे हुईं, फिर बहनों ने कानों में रुई डाल ली। सालन में नमक, मिर्च, हल्दी का तनासब क्या होना चाहिए, ये इसे रत्ती भर मालूम न था। लेकिन खाना खाते हुए पहले लुकमा पर सबको यूं लगता कि असल इल्म तो है ही इसके पास। कई मर्तबा बहनों ने दोस्ताना याराना करती भाभियाँ जूते की नोक पर होती, और कभी वक्त के तकाजों के तहत भाभियों की चापलूसी करती और बहनों से बुग़्ज़। अपनी हद तक अम्मा उसे समझाती, उसके ऐबों पर पर्दा डालती, उसकी कमीनी हरकतों को पी जाती। बहुओं और बेटी के दरमियान पुल बनी रहती। उसके बचपन में अम्मा ने स्कूल दाखिल करवाया तो चीचक ने साल खा लिया। फिर रें रें करते पोलियो वाले वजूद को घसीट के स्कूल लेके जाने लगी तो 6 माह बाद टाइफाइड हो गया। उसने खूब दंगा फसाद मचा के स्कूल जाने से इनकार कर दिया। अम्मा उसे पुचकारती, प्यार से समझाती, दबे दबे लफ्ज़ों में बहुत कड़े वक्त में तालीमी डिग्रियों के कारआमद होने का लेक्चर देती, लेकिन अम्मा की एक न चली। हाँ, उसका कायदा कलम दवात लेकर उसे घंटा भर के लिए घर में काबू करती, जिसके नतीजा में वो उर्दू फर पढ़ लेती थी। लिखने में किसी से पीछे न रही थी। कुस्तुनतुनिया जैसा मुश्किल लफ्ज़ मुँह ज़ुबानी लिख लेती। हिसाब में तो वो वैसे ही तेज़ थी। अम्मा ने उसे छोटे बेटे जैद की 6ठी जमात तक का मैथ करवा दिया था। उससे आगे अम्मा की बोलती भी बंद हो जाती थी। अंग्रेज़ी अम्मा को नहीं आती थी। अब्बा को अंग्रेज़ी पढ़ने लिखने में जितनी शुद्ध बुद्ध थी, वो अब्बा ने उसे मुंतकिल कर दी। इन सारी काविशों का नतीजा ये निकला कि वो बच्चों की कहानियाँ, जासूसी रिसाले पढ़ने लगी।
भाभियां बाजार जाती तो ढूंढ ढूंढ के वो मोटे मोटे रसाले खरीद के लाने लगी कि वो खुश हो जाती। पहले तो उसने एक दो मर्तबा भाभियों का शुक्रिया भी अदा किया। फिर उसे उन चालाक भाभियों की सियासत समझ में आई। वो उससे हमदर्दी नहीं, अपने फायदे के लिए लाती थीं। जितनी देर वो रसाला पढ़ती, नावल में लगी रहती, वो उसी में गुम रहती, इतनी देर के लिए घर का हर फर्द उसके शर से महफूज रहता। फिर जब मदीहा को भाभियों की सियासत का पता चला, तौबा तौबा, रद्द अमल में उसने भाभियों के ही नहीं, सब अहले खाना के कानों का धुआं निकलवा दिया। अब रसाले और नावल पढ़ने का वक्त सिर्फ और सिर्फ वही बेहतरीन समझा जाने लगा जब भाभियां अपने मैके गई होती। खैर, बात तो अरीबा महमूद की हो रही थी। वो कहने को तो 7-8 मिनट के फासले से ही रुखसत होके आई थी, लेकिन ससुराल और मैके के तौर तरीकों में फासला 7 कोस का था। शुरू के 2-4 हफ्ते मदीहा ने नई भाभी के तेवर चुप करके देखे, फिर हल्का हल्का रद्द अमल, कभी खाने में नुक्स, कभी मजाक, कभी तजलील। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी हर चीज में मुकाबिल आ गई, उनकी शरीका बन गई। जो कपड़ा अरीबा पहनेगी उसके साथ मदीहा भी पहनेगी। जो चीज अरीबा खाएगी उसका आधा हिस्सा मदीहा को मिलना चाहिए। जहां अरीबा जाएगी वहां मदीहा ने हर सूरत में जाना है। मुस्तकिल सरदर्द। अरीबा को उसकी फितरत का अंदाजा तो हो चुका था, मगर वो बाप की शफकत से महरूम होके जिसका दुख मुंह देख चुकी थी, उसके बाद सारे दुख छोटे लगते हैं। जब दूसरे तीसरे दिन वो अम्मी के पास जाती, उनकी गोद में सर रख के सारा दुख आंसुओं में बहा के आ जाती। कम से कम इद्दत के दौरान वो माँ को अपना गम नहीं बताना चाहती थी। ज्यादा से ज्यादा वो ये कर सकती थी कि माँ को दुआ का कह देती और मुतमईन हो जाती। शादी को 7-8 माह मुकम्मल हो चुके थे। वो तख्लीक के मरहले से गुजर रही थी। उसने मदीहा को अपने कमरे में बुलाया। मदीहा, मैं एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। एक लफ्ज़ बोले बगैर उसने सवालिया नज़रों से अरीबा की तरफ देखा। उसकी निगाहों में कोफत, सवाल, हैरानी सब कुछ शामिल था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है। अपनी अम्मी से इसलिए जिक्र नहीं करती कि अब्बू के बाद वो तन्हा हो गई हैं। सारी सारी रात जागती रहती हैं। समझ में नहीं आता कैसे बताऊं और कैसे कहूं। उसके लहजा में ज़माने भर की बेबसी थी। मदीहा अभी भी खामोश थी। बस निगाहों का मफहूम ये था कि दफ़ा मरो बता भी दो। जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर मैं जिंदा ना रही तो मेरा बच्चा तुम्हारे पास मेरी अमानत होगा। तुम इसे पालोगी, इसकी तरबियत करोगी। इसकी आंखों में आने वाले वक्त का सोच के आंसू लरसने लगे। एक सेकंड के लिए मदीहा की आंखों में हैरत का इजहार झलक बन के छलका। फिर वही स्पॉट चेहरा। मेरा जेवर हक महर वाला, ये तुम अपने पास रखो। इसकी तरबियत में जहां जरूरत पड़े तुम इस्तेमाल कर लेना। और यकीन करो, मैंने अपने मैके में, अपने ससुराल में चारों तरफ नजरें दौड़ाई हैं। मेरा दिल बस तुम्हारे नाम पर ही मुतमईन हुआ है।